सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, 2 दिन से मैं काफ़ी बिजी फिर हो गया था और बिजी होने के चलते मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तो अभी मुझे याद आया कि ऑपोजिशन लेस गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के बारे में क्यों ना आपके साथ मैं चर्चा करूं। चलिए, एक पूरी कहानी नागालैंड के संबंध में आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि हुआ क्या और पूर्व में क्या हुआ था। और ये उसी का एप्लीकेशंस है या उसी का एक प्रतिबिंब है जो आज हमें देखने को मिल रहा है। देखिए आगे आगे फिर होता है क्या। जी हाँ, जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना और देखा भी होगा कि नागालैंड में ऑपोजिशन लेस हुकूमत हो गई और वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर निफ्यू रियो थे या हैं, और वो उनकी क़यादत में अब ये अपोजिशन भी शामिल हो गए। और ये अपोजिशन में कौन थे? नागा पीपल्स फ्रंट। जैसा कि आपको मालूम होगा, 2018 के असेंबली इलेक्शंस में पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस के रूप में बीजेपी और एनडीपीपी मतलब नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, दोनों ने मिलकर के अलायंस किया और हुकूमत बनाई। और नागा पीपल्स फ्रंट जो है वो अपोजिशन में आ गए। टोटल सीट जैसा कि आप जान ही रहे हैं 60 है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द नागास प्रॉब्लम और नागा की फलाह और बहबूद के लिए यहाँ पर दोनों मतलब अपोजिशन और रूलिंग पार्टी एक हो गए, जो कि यही था कि टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द लॉन्ग पेंडिंग डिमांड फॉर नागा पॉलिटिकल इश्यूज। इट वाज डिसाइडेड बाय दीज पार्टीज टू स्टैंड यूनाइटेड इन द असेंबली। और फिर यहाँ पर जो नाम दिया गया इसका नया नोमेनक्लेचर, दैट इज द नागालैंड यूनाइटेड गवर्नमेंट। जी हाँ, नागालैंड यूनाइटेड गवर्नमेंट। और इसमें सभी आ गए एनडीपीपी, बीजेपी और टू इंडिपेंडेंस और क्या नाम है, एनपीएफ, नागालैंड पीपल्स फ्रंट। जी हाँ, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बना और जिसमें जो सभी पार्टीज को सूट करे। और इसके तहत निफ्यू रियो जो है चीफ मिनिस्टर के रूप में कंटिन्यू करेंगे। और इन लोगों ने फैसला किया कि एवरीवन विल वर्क टुगेदर सो दैट इन अ पॉजिटिव मैनर नागा पीस टॉक्स कैन हैपन एंड द रेजोल्यूशन कैन बी फाउंड एट द अर्लीस्ट। जी हाँ, तो ये इन लोगों का विचार हुआ। और फिर आइए, ये ऑल पॉलिटिकल पार्टीज जो है एफर्ट करेंगे। और इस एफर्ट में क्या होगा कि रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि एक एमिकेबल सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी सब कोई शामिल हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो सभी पार्टीज को। साथ ही इस नागालैंड असेंबली में एक 5 पॉइंट रिजोल्यूशन भी यूनानिमसली पास कर दिया गया। इससे पहले जो के बात हुई थी वो ये थी कि जून 11 में गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने डिक्लेयर किया था टू कंस्टिट्यूट अ पार्लियामेंट्री कमिटी, और जिसमें उनके 60 एमएलएस वहाँ के और 2 एमपीज वहाँ के उसमें शामिल थे, टू सॉल्व द क्राइसिस इन द रीजन एंड प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेटर इन द डिकेड ओल्ड नेगोशिएशन। साथ ही ये हुआ कि इसकी पहली मीटिंग भी हुई थी दिमापुर में। दिमापुर यानी जुलाई में। दिमापुर कहाँ है, इसका लोकेशन आप लोग बताएंगे। जी हाँ, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और वहाँ पर यह कहा था कि एक कोर कमेटी जो अपील करेगी वहाँ के नागा रिबेल ग्रुप से कि पीस प्रोसेस में शामिल हो जाएं और हम लोग टॉक करें विदाउट एनी प्री कंडीशन, या किसी प्री कंडीशन, टू हेल्प फाइंड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन एट द अर्लीस्ट। जितनी जल्दी हो सके हम लोग पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाल पाए। चलिए, तो ये बात थी। अब आइए हम नागा पीस अकॉर्ड ऑफ 2015 और कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं कि इससे पहले हुआ क्या था। कि नागालैंड में यानी कि 2015 में 3 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में एक टू इन द इंसर्जेंसी इन नागालैंड NSCN और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। और उस एग्रीमेंट में क्या होता है कि RN रवि द गवर्नर ऑफ नागालैंड और जो 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 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और नागा पीस टॉक्स हो गया NSCIN यानी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड IN, यानी कि चेयरमैन उसका है इसाक चिशिसू और जनरल सेक्रेटरी थिंगालेंग मुइवा। ये एग्रीमेंट होता है और इस एग्रीमेंट को सीक्रेसी यहाँ पर मेंटेन किया गया, दोनों पार्टी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं और वहाँ भी। अब आइए, होता क्या है, इस पीस प्रोसेस में कंट्रोवर्सी आती है। कंट्रोवर्सी क्या होती है कि 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस पीस प्रोसेस में नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स को शामिल कर लेते हैं। और यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी ये आ जाती है, अरे बाप रे बाप, ये तो सभी नागास को आपस में लड़ा देगा, यानी कि दिल्ली का जो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये है मतलब रवैया है, ये ठीक नहीं है, सबको लड़ाएगा। अब देखो कि ये नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप से भी उन्होंने अपना समझौता कर लिया। तो यहाँ पर
जो NSCN-IM का जो ये था, इंटरप्रिट करते हैं वो, अरे भाई हमसे तो ये वादा हुआ था कि नागा नेशनल फ्लैग को मान्यता दी जाएगी, नागा येजाबो जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ये पार्ट ऑफ द डील होगा। तो ये NSCN इस तरह से इसको इंटरप्रीट कर रहे हैं, जबकि देख लीजिए यही है ग्रेटर नागा की बात। और जबकि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का करना कुछ और है। जी हाँ, कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू हुई और फिर ये नौबत आ गई। अभी जो हम देख रहे हैं ये कोalition, ये ऑल पार्टी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन जो हो गया। तो ये तो बात ही थी 2015 और 2017 की। आइए हम एक इतनी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा सा बैक में जाते हैं और ये देखते हैं कि नागालैंड में है क्या आखिर। तो नागालैंड जो है एक्चुअली में इतनी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हुआ, और ये इतनी सिर्फ नागाज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और म्यांमार के बीच में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया में जो इनके जो ये एक ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं, ये ग्रेटर नागालैंड जो है ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर का पूरा थोड़ा बहुत यानी कि ये भी होगा, मिजोरम भी आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन म्यांमार साथ में। तो ये तीन तरफ से ये इंडिया से है, इंडिया का स्टेट्स का बॉर्डर है, और एक तरफ ईस्ट साइड में बर्मा है। और यहाँ पे जो ग्रेटर नागालैंड की बात, इसको नागालिम कहते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि मैंने बताया आपको, मणिपुर, असम और म्यांमार इसमें शामिल है। तो यानी कि ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं यहाँ के इतनी ग्रुप्स। इन शॉर्ट में मैं यही कर दूंगा आपको। चलिए, तो पहला एग्रीमेंट होता है, सबसे पहले तो हम ये जाने कि 1946 में से पहले अगर हम जाएंगे तो 1881 में अंग्रेजों द्वारा इसको कब्जा किया जाता है। फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती है और फिर 1946 में अंगमी जापू तीजो इनकी क़यादत में वहां पर नागा नेशनल काउंसिल का फॉर्मेशन होता है। और ये नागा जब फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है नागा नेशनल काउंसिल के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस वक्त यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। और उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे गवर्नर ऑफ आसाम सर अकबर हैदरी साहब। इन दोनों के बीच में क्या होता है, 9 पॉइंट एग्रीमेंट होता है, यानी NNC लीडर्स और गवर्नमेंट ऑफ आसाम। और वहां पर जो होती है वो ये बात होती है कि नागाज को लैंड्स और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स, लैंड्स पर अधिकार और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स उनको दिए जाएंगे। साथ ही ये भी हुआ कि जुडिशियरी का जो है, जुडिशियल कैपेसिटी ऑफ नागा कोर्ट्स जो है इसको एम्पावर्ड कर दिया जाएगा, और कोई भी प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेचर वहां पर इस एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं कर सकता है। इसमें हुआ क्या कि एग्रीमेंट में एक क्लॉज हुआ है जो ये था कि नागाज बी ब्राउट इनटू द सेम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एट द अर्लीस्ट, यानी कि उस नागाज को जितनी जल्दी हो सके उनको सेम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में लेकर के आया जाएगा। और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी की जो बात थी वो ये थी इसमें कि जो गवर्नर ऑफ आसाम को 10 साल का पीरियड दिया गया था कि आप सभी वहां के ग्रुप से बात करके जो एग्रीमेंट में जो बातें हुई हैं उनकी प्रगति पर ध्यान दीजिए और उस प्रगति के आलोक में काम कीजिएगा, ठीक है। या फिर अ न्यू एग्रीमेंट रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ नागा पीपल टू बी अराइव्ड एट। अगर मान लेते हैं कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक नया एग्रीमेंट किया जाएगा। तो इन दोनों बातों को दोनों पार्टी यानी कि नागाज और ये दोनों अपने अपने तरह से यानी कि इंटरप्रीट कर रहे हैं। जी हाँ, तो इंटरप्रीट क्या कर रहे हैं देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नागाज कहते हैं कि इस क्लॉज का मतलब ये है कि 10 साल का पीरियड खत्म होने के बाद हम लोग इंडिया से अलग हो जाएंगे, इंडिपेंडेंस हम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का क्लॉज था कि नहीं भाई, 10 साल हमने दिया कि जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर कितनी प्रगति हुई, अगर प्रगति नहीं हुई तो फिर से आगे बढ़ाया जाएगा और न्यू एग्रीमेंट किए जाएंगे। जी हाँ, तो फिजो ने क्या इस 9 पॉइंट एग्रीमेंट को सिरे से इनकार कर दिया, क्योंकि ये ऑन द इशू ऑफ नागा सोवरेनिटी। और जान लीजिए एक्चुअली में वहां जो एग्रीमेंट जो हुआ था फिजो उसमें नहीं था, NNC के लीडर्स थे लेकिन फिजो नहीं था वहां पे। या फिजो ने इसको डिक्लेयर कर दिया, 14 अगस्त 1947 को आज़ादी की घोषणा कर दी, और वहां पर प्रोपेगेटेड द आइडिया ऑफ नागा सोवरेनिटी विदाउट थ्रू आउट द नागा ट्राइब्स। और उसके बाद एक नागा प्लेबसाइट भी कराया गया 16 मई 1951 को, और फिर नागा स्ट्रगल इसी तरह से 1940 से 50 तक में इसी तरह से आपका एक पीसफुल तरह से स्ट्रगल चलता रहा। आगे होता क्या है, और यहाँ पर देख लीजिए कि जब नागा इंसर्जेंसी
उसके बाद जो होता है कि वहाँ पे 1956 में काफ़ी हो जाती है और नागा नेशनल काउंसिल इतनी यानी कि कॉन्फ्लिक्ट यानी बढ़ जाता है और नागा टेरिटरीज को इंडिया से अलग होने की बात करते हैं। और ऐसी दिशा में क्या होती है, गवर्नमेंट ने वहाँ पर जो चूँकि एनएनसी ने क्रिएट किया फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, और वहाँ पर उनकी अंडरग्राउंड आर्मी भी हो गई, तो इंडियन गवर्नमेंट ने आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट लगाया 1958 में टू क्रश द इंसर्जेंसी। जी हाँ, उसके बाद होता है क्या, 16 पॉइंट प्रोग्राम या एग्रीमेंट होते हैं जुलाई 1960 में, और नागालैंड को एक स्टेट घोषित कर दिया जाता है 1 दिसंबर 1963 में। एंड इन दिस केस द एग्रीमेंट वाज विद द नागास पीपल कन्वेंशन दैट मॉडरेट नागास formed in August 1957 during a violent phase and not with NNC। यहाँ भी NNC के साथ नहीं होता है, यहाँ भी एक मॉडरेट जो नागास है उसके साथ हुआ है। जी हाँ, आगे बढ़ते हुए और फिर जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि 1963 में 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती है और फिर एक अकॉर्ड करना पड़ता है, एक शिलोंग एग्रीमेंट करना पड़ता है, यानी कि शिलोंग में जाकर के जो मेघालय की राजधानी है शिलोंग में एक एग्रीमेंट होता है 11 नवंबर 1975 में। और इसमें जो बात होती है 3 पॉइंट पर बात होती है, ये कि सबसे पहले कि विदाउट एनी कंडीशन एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक, दूसरा टू सरेंडर देयर आर्म्स, तीसरा टू रिनाउंस देयर डिमांड फॉर सेसेशन ऑफ नागालैंड फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया से अलग होने की डिमांड जो है वो रिनाउंस करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट पर उनके शिलोंग अकॉर्ड पर बात हुई। और जो बात हुई उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, पार्टीज कौन कौन थे, तो नागालैंड के गवर्नर LP सिंह, और यहाँ पर जो नागालैंड के जो अंडरग्राउंड लीडरशिप थे रिप्रेजेंटेड बाई KV एली, M अस्सा, S धारू, विनय लाखो एंड Z रामियो, ये पार्टी हो गए। इस प्रकार जो 3 पॉइंट कौन कौन थे इसमें, और वो थे पहला पॉइंट कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस कन्वेड देयर डिसीजन, उन्होंने अपना कह दिया कि भाई ठीक है, विदाउट एनी प्रेशर हम एक्सेप्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई कि जो आर्म्स है वो आर्म्स अब अंडरग्राउंड नहीं रहेगा, अब वो बाहर आ जाएगा, उसको एक प्लेस पर रखा जाएगा। वो उस प्लेस का डिसीजन कौन करेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेस प्लस जो लाइजन कमिटी है, इनका क्या नाम है, जो वहाँ के नगाल ग्रुप्स का, ये लाइजन कमिटी, सिक्योरिटी फोर्सेस और इंडियन गवर्नमेंट्स। और तीसरा पॉइंट ये था कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको एक टाइम देना पड़ेगा, रिजनेबल टाइम, टू फॉर्मुलेट अदर इश्यूज फॉर डिस्कशन ऑफ फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट के लिए वहाँ पे क्या नाम का एक रिजनेबल टाइम देना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट पर वहाँ पर समझौता हो गया। ठीक है, बाद में फिर एग्रीमेंट नंबर 2 क्या था यहाँ पर, it was agreed that arms now underground would be brought out and deposited at appointed place। इस पर 1976 में एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट में ये होता है, यानी कि जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि इट्स इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग द मॉडलिटीज ऑफ हाउसिंग द अंडरग्राउंड मेंबर्स इन पीस कैंप्स। यानी ये था कि ये जो आर्म्स का जो कलेक्शन किया जाएगा, ये इनिशियली एट कलेक्शन सेंटर किया जाएगा, और वो जो होगा वो उस प्लेसेस कलेक्शन सेंटर का जो प्लेस होगा वो कौन करेंगे चुनाव, तो कमिश्नर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस और साथ में मेंबर्स ऑफ द लाइजन कमिटी। ये 3 लोगों के बीच में से चिन्हित किया जाएगा उस कलेक्शन सेंटर को आर्म्स के, और जो आर्म्स का जो कलेक्ट होंगे उसको फिर पीस काउंसिल टीम जो है उन्हें सौंप दी जाएगी, और जो रेस्पेक्टिव प्लेस में होगा। तीसरा जो इसमें हुआ वो ये था कि पीस काउंसिल क्या करेगा, उसको छेदेमा पीस कैंप में
रखेगा जहां पर गार्ड का भी अरेंजमेंट होगा फॉर सेफ कस्टडी ऑफ द आर्म्स। और यहाँ पे सिमिलर अरेंजमेंट ये मणिपुर गवर्नमेंट के साथ भी किया जाएगा उनकी सहमति के साथ। और पांचवा पॉइंट जो था वो ये था कि अंडरग्राउंड जो मेंबर्स हैं वो पीस कैंप में रहेंगे, ये जो कि एट सुटेबल प्लेसेस, और इनका जो मेंटेनेंस होगा ये अरेंज करेगा कौन, पीस काउंसिल करेगा। और एनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी सोर्स विल बी मेड टू द पीस काउंसिल हु विल यूटिलाइज द फंड अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी। यानी कि पीस काउंसिल को जो भी फंड, कोई भी कंट्रीब्यूशन सब दिया जाएगा, जो पीस काउंसिल उसको यूटिलाइज करेगा जरूरत के मुताबिक। ये 5 हुए थे सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट। जी हाँ, उसके बाद अब शुरू होता है, यहीं से फैक्शनलिज्म शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ जो समझौता जो हुआ था, यहाँ पर भी एनएनसी डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पर भी एनएनसी डायरेक्ट नहीं है। इसके जो फैक्शंस है, जो कुछ लोग बर्मा चले गए, कुछ लोग कहीं और चले गए, इंग्लैंड चले गए, तो इसी तरह से तो यहाँ पर होता है यही कि नागा पीपल ज़्यादातर और नागा नेशनल काउंसिल जो है, जो बाहर में थे अब्रोड, ये लोग एग्री नहीं किए इस एग्रीमेंट को। और वहाँ पे ये कहा कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नागा अंडरग्राउंड जो है ये साइन किए हैं, न कि एनएनसी का या फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, इन लोगों ने तो वहाँ पर साइन किया ही नहीं है। साथ ही ये हुआ कि उनके कुछ नागाज ने तो उसको क्या मान भी लिया, चलो भाई ठीक है। उनके यानी कि एग्रीमेंट को कंडेम करते हुए ये कहा कि भाई ठीक है, हम लोग रिकॉन्साइल नहीं करते हैं being a part of union states। जी हाँ, कंडेम द एग्रीमेंट दैट अल्टीमेटली क्रिएटेड फैक्शनलिज्म अमंग द रीबल्स। मतलब यानी कि तरह तरह की बातें हुई, कुछ ने तो एग्रीमेंट किया, कुछ ने एग्रीमेंट नहीं किया। यहाँ तक कि ये कहा था कि मुहिबा और ये लोग जो बाहर थे चाइना या बर्मा में, ये लोग आ रहे थे तो रास्ते से ही ये लोग फिर लौट गए। और फिर ये फिजो जो लंदन चले गए थे, उनको कहा गया कि भाई आप इसको कंडेम कीजिए, इसको रिनाउंस कीजिए, लेकिन वो चुप रहे, खामोश रहे, क्योंकि उसके भाई साहब ने तो यहाँ पर एग्रीमेंट में साइन किया हुआ था। तो इस तरह से अल्टीमेटली क्या हुआ, 1980 में 1980 में ये नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ये वजूद में आ जाता है, यानी एनएनसी डिवाइड हो जाता है। जी हाँ, एनएनसी डिवाइड हो जाता है। और ये मुइबा, इसाक और एस खापलांग, ये तीनों ने मिलकर के एनएससीएन का गठन कर दिया 2 फरवरी 1980 को। और बाद में फिर 1988 में 1988 में ये फिर 2 ग्रुप में बढ़ गए, एनएससीएन के यानी खापलांग का हो गया, और एनएससीएन आईएम यानी इसाक और मुइबा की लीडरशिप में हो गया। और इसी तरह से फिर 30 अप्रैल 1990 में लंदन में एनएनसी जो है ये 2 भाग में फिर बटा, और इसमें एनएनसी ए यानी फिजो की डॉक्टर अडिनो ने इसको अपनी लीडरशिप में लिया, और एनएनसी के लेड बाय द एनएनसी वाइस प्रेसिडेंट खोडाओ यांगथांग। तो इस तरह से फैक्शनलिज्म हो गया, नागा ग्रुप आपस में बढ़ गए। जी हाँ, अब जैसा कि आप लोगों को मालूम ही हुआ कि 2015 में फिर यानी कि सभी प्राइम मिनिस्टर महोदय लोगों के ज़माने में कुछ न कुछ कोशिशें हुई थी, और 2015 में भी कोशिशें हुई, लेकिन फ़िलहाल कि बिल्कुल कि ख़त्म हो गया नागा प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि चूँकि नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट सभी ने अपोजिशन लेस हुकूमत का गठन कर लिया है और नागा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठान ली है। चलिए, तो बस इतना सा ही था। लेकिन अब आइए हम रिबेल्स लोगों के बारे में एक समरी आपके सामने लेकर के आते हैं। जैसे नागा नेशनल काउंसिल, जैसा कि आपको हमने बताया कि अंगामी झापू पीजो ने 1946 में इसका फाउंडेशन किया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। जी हाँ, ये नागा नेशनल, इसी से बन गया नागा नेशनल काउंसिल अडिनो, जैसा कि आपको हमने बताया
AZP अडिनो पीजो उनकी बेटी ने इसको ये किया। नेशनली सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइबा, इन्होंने 31 जनवरी 1980 को, जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि मुइबा और SS खापलांग एडमेंट और इसाक चीसी सू, इन लोगों ने मिलकर के बनाया, जिनका ये था ग्रेटर नागालैंड का जो करिश्मा यानी कि सपना था, यानी नागालिम का की जो बात आई वो यहीं पर से आई। उन्हीं लोगों का ये था कि ऑन द बेस्ड ऑन द माओ सेतुंग मॉडल। और उसके बाद जो और पार्टी है देख लीजिए, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग ने भी ग्रेटर नागालैंड की बात की, और ये कंप्राइजिंग नागा डोमिनेटेड एरियाज विद इन द इंडिया एंड कंटिगुअस एरियाज इन म्यांमार। नागा फेडरल गवर्नमेंट की हम बात कर लें, ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो 1970s में था, आफ्टर इट्स लीडर वाज कैप्चर्ड एंड द हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रॉयड, NFG's एक्टिविटी डिक्रीज्ड। इसके नागा फेडरल आर्मी, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, हमने बताया था, उधर सेपरेटिस्ट गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन है, एक्टिव इन द 1970s। several hundred members of NFA reported have received training in China। डिफरेंट नागा ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से इसको मैं ब्रीफ में फटाफट बोल दूं कि नागा नेशनल काउंसिल का की जो स्थापना की गई थी वो अंगामी जाफो पीसो के द्वारा 1946 में, और ये एक्टिव रहे 1940s एंड अर्ली 1950s में, और जो बाद में ये सेपरेटिस्ट भी हो गए। और नागा नेशनल काउंसिल अडिनो, ये इनकी बेटी AZ फीजो ने बनाई, जो कि आपको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। नागा सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइबा, जो 31 जनवरी 1980 को, यानी कि इसाक चीसी सू और थ्रिंगलेंग मुइबा और SS खापलांग एडमेंट, ये इन लोगों ने मिलकर बनाया था, और ये ग्रेटर नागालैंड का इन लोगों ने अपना ये दिया, कंसेप्ट दिया माओ सेतुंग के मॉडल पे। नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा था, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग, जो 1988 में बने, और ये भी वही था कि नागा यानी खापलांग अलग हो गए वहाँ से, और ग्रेटर नागालैंड बेस्ड ऑन इथनिसिटी कंप्राइजिंग द नागा डोमिनेटेड एरियाज विद इन इंडिया एंड द कंटिगुअस एरियाज इन म्यांमार। उसके बाद जो नागा फेडरल गवर्नमेंट के बारे में जो हमने देखा, आपको इसमें आपको बताया भी, वो था कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट एक्टिव इन नागालैंड ड्यूरिंग द 1970s, आफ्टर इट्स लीडर वाज कैप्चर्ड एंड हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रॉयड, NFG's एक्टिविटीज डिक्रीज्ड। उसके बाद है कि नागा फेडरल आर्मी सेपरेटिस्ट गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव इन 1970s, several hundred members of NFA reportedly have received training in China। तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड, मैंने आपके साथ नागालैंड और उसकी कॉन्फ्लिक्ट के सभी पहलुओं पर बात करने की कोशिश की।